नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर के बड़ी खबर है आप सभी के लिए। सेब गुणांक को लेकर के लगातार आप लोग प्रश्न पूछते रहते हैं और आप लोगों में से जिनके भी गुणांक कम है या जिनके गुणांक ठीक भी होते हैं तो आप लोग श्योर नहीं हो पाते हैं कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ये रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जैसे जिसकी पूरी संभावना है तो निश्चित रूप से आपका सेब गुणांक काफ़ी कम रह सकता है और लो गुणांक वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 68,500 के भी अभ्यर्थी लगभग 16 से 17,000 हो सकते हैं आपके काउंसलिंग में। और आज जो ओवरलैपिंग प्रकरण पे सुनवाई थी उसमें जिसमें अंतरिम राहत या फिर स्टे की मांग की गई थी तो उसे खारिज कर दिया गया और सरकार की तरफ से 3 हफ्ते के अंदर एक काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहा गया है। तो ये ओवरलैपिंग जो मुद्दा है दोस्तों, इसमें आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के बीच हमेशा से ये ज्वलंत मुद्दा रहता है। तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे कि अन्य अगर स्टेट को आप ले लें, जैसे केरल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ के अलग हैं जो रिजर्वेशन के रूल हैं। और अपने यहाँ जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस रूल्स हैं ये 1994 रिजर्वेशन एक्ट के तहत ये अलग है। इसमें 8, 1 और 2 के अंतर्गत कुछ अन्य सेक्शन को भी ऐड किया गया है। तो यही मांग थी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कि जो भी एक बार रिलैक्सेशन का लाभ लेकर के 5% जो रिलैक्सेशन मिलता है पास होने के लिए, 90 अंकों पर पास है ओबीसी और अन्य जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो इन्हें वापस से अनारक्षित वर्ग की सीटें न दी जाएं। इससे अनारक्षित वर्ग का हित प्रभावित होगा। लेकिन बाद में माननीय जज साहब ने इस बात से सहमत नहीं हुए और इसमें कुछ भी नहीं हो पाया। पहले भी इस तरह की याचिकाएं खारिज हुई हैं। तो मैंने सुबह भी आप सभी को बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ होने की संभावना न के बराबर है। ये देख लीजिए दोस्तों, महिला अभ्यर्थी ने अपने मन से तय की अंग याचिका खारिज। इन्होंने 3 प्रश्नों को लेकर के OMR की प्रति लगा करके एक याचिका दायर की थी। तो पुनः मूल्यांकन की मांग की गई थी इनके द्वारा, तो इनकी याचिका को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों, जो 68,500 के लोग हैं, अगर यहाँ पे वो लोग काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो कौन से रिक्त पद हैं? तो पहले तो रिक्त पद है आपकी एसटी की 1110 सीटें, क्योंकि एसटी में 270 ही पास हैं तो बाकी सीटें रिक्त रहेंगी। उन सीटों को अगर यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से एससी की अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा। एसटी की सीटें एससी को मिल जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों, जो 68,500 की 22,000 रिक्त सीटें हैं उन्हें भी ऐड करने को लेकर के लगातार मांग जारी। ये देख लीजिए आप कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। विषय गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 पद ऐड करने के संबंध में महोदय सादर निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक भर्ती 1,37,000 शिक्षा मित्रों द्वारा रिक्त पदों को 2 क्रमागत 68,500 तथा 69,000 शिक्षक भर्ती के माध्यम से पूर्ण करना था। क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था तो ये रिक्त पद हो गए थे, तो जिन्हें 2 भर्तियों के माध्यम से पूर्ण करना था सरकार को, जिसमें कि शिक्षा मित्रों को भारांक भी 25 अंक तक मिलने थे। तो शिक्षक भर्ती में 68,500 में योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण लगभग 22,000 पद रिक्त रह गए। इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के मानकों को पूरा करते हुए 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। अतः आपसे निवेदन है कि बेरोजगारी के दृष्टिकोण से पिछली भर्ती के रिक्त पदों को इस भर्ती में ऐड करने की कृपा करें, जिससे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार न रह जाएं। बहुदीय समस्त अभ्यर्थीगण। दोस्तों, आप लोग भी ट्विटर के माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से, जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग लगातार मांग करेंगे। आप सबको मांग करनी होंगी, जो कम गुणांक वाले हैं या फिर ज़्यादा गुणांक वाले हैं। आप सबको एक दूसरे को कोऑपरेट सहयोग करना पड़ेगा। इसी से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। ये देख लीजिए दोस्तों, जब आपको ज़िला आवंटित हो जाएगा 31 मई को, तो 1 जून से चलेंगी रोडवेज बसें। 30 यात्री हो सकेंगे सवार, बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सभी को अपने गृह जनपद तो मिलना मुश्किल है। तो जिनको अपने आसपास के जनपद या फिर कोई जनपद थोड़ा दूर का भी मिल जाता है, 100, 150, 200 किलोमीटर भी, वैसे तो आप सभी को गृह जनपद इस बार देने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो बेसिक शिक्षा परिषद का नया सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर के परेशान भी है। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि जो नया सॉफ्टवेयर है हमारे हित को प्रभावित करेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें होगा क्या कि जिस भी वरीयता क्रमांक 1 पे आपका जनपद होगा, तो आप अगर मेरिटोरियस हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में, तो पहले आपको UR की सीट पर फाइट कराया जाएगा। अगर आप UR की मेरिट में कट ऑफ में आते हैं तो आपको UR की सीट दे दी जाएगी। अगर नहीं आते हैं तो आपको फिर दूसरे ज़िले की UR की सीट पर फाइट कराने से पहले आपको उसी ज़िले की अपनी कैटेगरी की
जो आरक्षित वर्ग की कैटेगरी है आपकी, उससे उन्हीं की सीटों पर फाइट कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस पूरी संभावना होगी कि आपको वहाँ की सीटें मिल जाएंगी। फिर देखिए दोस्तों, हो सकता है सभी जनपद की यूआर की सीटें का कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं रहेगा, तो जो लो गुणांक वाले होंगे, आपसे थोड़े कम मेरिट वाले होंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, तो उन्हें भी जिस जनपद को उन्होंने गृह जनपद के रूप में डाला होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे यूआर की कट ऑफ कम रहेगी तो उन्हें वहाँ की सीटें मिल सकती है यूआर की। तो इसमें कहीं से भी ये नहीं साबित होता है कि यूआर की सीटें आपको कम मिलेंगी या फिर आपको मौका नहीं दिया जा रहा है ओवरलैपिंग का, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको ये समझने वाली बात होगी। पिछले प्रकरण में 868 500 वाले में आपने देखा होगा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को गृह जनपद से दूर के जनपद मिल गए हैं, और इसी वजह से उन लोगों ने गृह जनपद के चक्कर में यहाँ पर भी फार्म भरा, 69,000 में ऑनलाइन आवेदन भी कराया और आगे काउंसलिंग भी कराएंगे। तो इस चीज़ को आप सभी लोग समझने का प्रयास करिए। इसमें ओवरलैपिंग प्रकरण में किसी भी तरह से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, बिल्कुल आपका जैसे होता है इस बार भी उसी तरह से होगा। ये देख लीजिए दोस्तों, 26 मई की मध्य रात्रि तक ये जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, तो इसको तिथि को 2 दिन बढ़ा दिया गया। तो बाकी का जो शेड्यूल है बिल्कुल आपका एज इट इज है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि जो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग होनी है तो उसमें 2 से 3 दिनों में बड़े आसानी से हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों, जो 2 दिन की तिथि बढ़ाई गई है, इसमें जो मोबाइल नंबर संशोधन का मौका मिला है, तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा हैं, ज़्यादा करके यही लोग हैं ही। बाकी जो अन्य पूर्णांक या प्राप्तांकों में गलती हो चुकी है जिन अभ्यर्थियों से, तो वे भी संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जिन्होंने भी कोई रजिस्ट्रेशन क्रमांक में या कोई अन्य क्रमांक में, अनुक्रमांक में, रोल नंबर में किसी जो भी आपका सर्टिफिकेट 10th 12th का, या फिर नाम में कहीं पर पहले मिस कुमारी ऐसा कुछ लगा हुआ है, या फिर नाम में मिसप्रिंट हो गया, नाम में त्रुटि हो गई है, तो इन सभी के लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, इसमें सुधार हो जाता है। बाकी दोस्तों, जो ऐसे किसी भी तथ्य में जिनसे आपकी मेरिट प्रभावित होगी उसमें संशोधन मान्य नहीं होगा, सरकार ने पहले ही बता दिया था, जो शिक्षा निदेशालय आपका है। और एक मिनट आप एक देख लीजिए इस चीज़ को कि जो संशोधन की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के, इनका क्या कहना है कि प्राप्तांक पूर्णांक की गलती के संशोधन की मांग। तो शिक्षक भर्ती के आवेदक अपने फार्म में संशोधन की मांग कर तो रहे हैं, लेकिन प्राप्तांक एवं पूर्णांक की चूक के कारण जिलों की मेरिट प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और अगर इन लोगों को सुधार का मौका दिया जाता है, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सलूशन इनके लिए भी दिया जाना चाहिए। तो अगर ये लोग आते हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आपका जो सेप गुणांक होगा ये हाई जाएगा। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों भर्ती लिखित परीक्षा के फॉर्म में शैक्षिक योग्यता, प्राप्तांक, पूर्णांक या प्राप्त परिषद के अलावा रोल नंबर या अनुक्रमांक आदि में भी गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया, और इन्होंने मोबाइल नंबर संशोधन की तरह अपने भी त्रुटियों में संशोधन की मांग की। सरकार से मांग है उनकी कि उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच करके शपथ पत्र लेते हुए प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, रोल नंबर, अनुक्रमांक या माता पिता नाम वगैरह जो भी गलत है उसे संशोधित करने का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थी रोहित तिवारी ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अब वे लखनऊ निदेशालय में धरना देने जाएंगे। संशोधन की मांग करने वालों में प्रयागराज के अन्य अभ्यर्थी भी हैं। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों, जो संशोधन वाली जो मुद्दा है, तो ये लगातार लोगों की मांग होती रही है। और इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है फर्जीवाड़े को लेकर के भी। इसमें टॉपर्स को लेकर के जो भी स्टेटमेंट अभी तक आए हैं दोस्तों, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हर टॉपर्स फर्जीवाड़ा में लिप्त हो, या फिर जो कम नंबर वाला है फर्जीवाड़ा में लिप्त नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो ये जाँच का विषय है। इसी क्रम में अमिताभ ठाकुर जी के द्वारा जो एक एप्लीकेशन दी गई थी, तो उन्हें उनका जवाब दे दिया गया है। इसमें बताया गया है कि निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जानकारी की गई। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हजरतगंज से बताया गया कि उक्त प्रकरण का संबंध बेसिक शिक्षा निदेशालय डालीगंज तथा सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया प्रयागराज द्वारा ली जाती है। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हजरतगंज से कोई लेना देना नहीं है। अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण की जाँच से कराने की कृपा करें, संबंधित से कराने की कृपा करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, और इनकी ऐसी सूचना मिली कि ये भी आगे भी इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, और भी लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है कि इसमें जांच कराई जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है आपकी, तो इसमें जब आपकी ऑनलाइन आवेदन के पश्चात
जो भी समय मिलेगा, क्योंकि अब 28 तक लास्ट तिथि बढ़ा दी गई है, उसके पश्चात आपका 29, 30 और 31 ये 3 दिनों का समय होगा। तो इसी में ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने के पश्चात आपके गुणांक को देखते हुए मेरिट लिस्ट ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में जारी कर दी जाएगी, उसकी PDF जारी कर दी जाएगी। तो इसकी PDF कैसे जारी की जाती है? सीटों का आवंटन, जैसे आरक्षित वर्ग के लिए 50%, OBC के लिए 27%, SC के लिए 21%, इसी तरह से ST, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन सभी के लिए सीटें आपकी आरक्षित होती हैं सभी जिलों के रिक्तवार पदों में। तो ये लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। PDF आपकी किस तरह से जारी होती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सुबह की वीडियो में बता दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें जब आपकी लिस्ट जारी होगी तो वो लिस्ट आपकी अनंतिम सूची होती है, अंतिम नहीं होती है, बल्कि उसके बाद भी और भी लिस्ट आएंगी। तो उसमें क्या होगा, जब ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में 69,000 लोगों की एक PDF लिस्ट जारी कर दी जाएगी उनके जिला आवंटन सहित। तो फिर ये लोग जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग भी रिजेक्ट होंगे, जिनके भी फॉर्म या जिनके भी अभ्यर्थी निरस्त होंगे, तो इनके वजह से जो भी सीटें रिक्त बचेंगी, फिर उन सीटों के लिए पुनः एक लिस्ट जारी की जाएगी और फिर से उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। जब तक कि आपकी सभी रिक्त सीटें भर न जाएँ, तब तक आपकी ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलने वाली है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग क्लियर समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो 68,500 की 22,000 सीटें हैं और ST की 1110 सीटें हैं, अगर ये ऐड हो जाती हैं तो जो मैंने आपको सेव गुणांक पहले बताया था, जनरल के लिए 68+, OBC के लिए 66+ और SC के लिए 62+, ये सभी अभ्यर्थी पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। और अगर ये सीटें ऐड नहीं होती हैं और जो आवेदन जिस तरह से हो रहा है, तो बम्पर आवेदन हो रहे हैं, सभी लोग आवेदन कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके 68,500 वाले भी शामिल होते हैं, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि जिस तरह से टॉपर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अधिकांश लोगों के 60-65% लोगों के जो नंबर होंगे 90 और 110 के बीच में होते हैं। ज़्यादा करके 65-70% अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में इसी के आसपास होते हैं, जो मेहनती अभ्यर्थी हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है या फिर जिसका लक साथ दे दिया, जिन्होंने मेहनत कर दिया अच्छे से, तो उनके अच्छे नंबर भी प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये सीटें ऐड नहीं होती हैं तो उस दशा में जनरल की कट ऑफ 70+ ही रहेगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जिनके भी कम गुणांक हैं तो मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि आपका भी चयन हो जाएगा। आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैं केवल एक उम्मीद जताता हूँ कि आप लोग मांग करिए और जो सीटें हैं, रिक्त सीटें ऐड हों। देखिए दोस्तों, जो बैक वाले हैं और इसके अलावा जो टेट पास नहीं थे या अपीयरिंग वाले थे या किसी अन्य वजह से जिनको संशोधन का मौका नहीं दिया जा रहा था, ऐसे अभ्यर्थी अभी भी मैं कह रहा हूँ आप सभी से कम 30 से 35,000 इनकी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से अगर 1 लाख के आसपास आपके अभ्यर्थी होते हैं काउंसलिंग में फाइनली, और ये रिक्त सीटें ऐड हो जाती हैं, उस दशा में 60+ वाला भी चयनित हो सकता है SC कैटेगरी में, और 64+ वाला OBC कैटेगरी में ये भी चयनित हो सकता है, और जनरल की कैटेगरी में जिनके 65 या 66+ है, 66+ है, जनरल की कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी। तो निश्चित रूप से यही आपका गुणांक सेफ गुणांक रह सकता है अगर ये रिक्त सीटें ऐड हो जाती हैं। तो आप लोग मांग करिए, सभी लोग मांग करिए, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे भी आप लोग मांग कर सकते हैं। आपका जो भी शपथ पत्र देने हैं, जिसमें जीवित का, वैवाहिक का, एक घोषणा पत्र का शपथ पत्र देना होता है, कोई भी जो त्रुटि आपकी मान्य है शिक्षा निदेशालय के द्वारा, उससे संबंधित जो आपको एफिडेविट देना होगा, जिसमें विशेष करके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है या फिर किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है। बाकी देखिए दोस्तों, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो ऑनलाइन शो नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों के जो सर्टिफिकेट्स जैसे स्पेशल कैटेगरी हो गया या फिर निवास हो गया, तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग बाद में अपडेट करा सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ शपथ पत्र की मांग की जाती है तो आप लोग दे सकते हैं। ये आपका प्रारूप होगा शपथ पत्र का। चरित्र प्रमाण पत्र आप जिस संबंधित जनपद आपको आवंटित हो वहीं से बनवा सकते हैं, 2 ऐसे राजपत्रित अधिकारी से जो कि आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, तो ये सब आप बनवा सकते हैं जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बिल्कुल जो तैयारी आपकी है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं विशेष करके, जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको सभी को क्लियर कर दूँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज़्यादा वैलिड नहीं होता है, तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट नया ज़रूर बनवा लीजिएगा। और इसी तरह से जो लास्ट ईयर की मार्कशीट जिनके पास नहीं है, तो आप लोग लास्ट ईयर की मार्कशीट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि उसी में आपके सभी
ईयर या फिर सभी सेमेस्टर के ग्रांड टोटल दिए रहते हैं। इसी तरह से बीटीसी या बीएड की भी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट होती है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लस सर्टिफिकेट तो आपका होना ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको इसी क्रम में लगाने होते हैं। हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का, ठीक है, बीटीसी का, इसके बाद बीएड है तो बीएड का, टेट का, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की मूल प्रति, जाति का निवास, शपथ पत्र, ई आवेदन पत्र जो आपने आवेदन किया है इसकी जो ऑनलाइन प्रिंट आउट आपने निकाले होंगे। इसके बाद आपका डीडी हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया 2 प्रति, डाक लिफाफा टिकट से 2 प्रति, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो ये सभी चीज़ें आपकी चाहिए होती हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स जमा होना होता है तो उसमें एक जांच पत्र आपको देना होता है। जांच पत्र में क्या होता है कि जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी रिक्त पद होते हैं उस ज़िले में, तो उसके हिसाब से संबंधित एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें आपको जिस पेज पे आपका नाम होता है तो उसे भर करके आपको अपने सभी सब डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस में लगाना होता है। बाद में जब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, लेने होते हैं वहाँ से, ये कह सकते हैं, तो आपको एक रसीद मिलती है, उसी के माध्यम से आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आपका सर्टिफिकेट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी सुरक्षित रहते हैं। तो इस वजह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। काउंसलिंग के समय आपको इसी तरह से कुछ फॉर्म भरने होते हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन संख्या, फ़ोटो हो गया, नाम हो गया, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति, विशेष आरक्षण, गृह जनपद का नाम, ये सभी हो गया, आपको सभी भरना होता है। इसके अलावा आपको जो एकेडमिक है और अर्हता, ये सभी आपको विद्यालय, वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत सहित भरना होता है। देखिए दोस्तों, जो कल सुनवाई होनी है लखनऊ खंडपीठ में हाई कोर्ट के आंसर कुंजी विवाद को लेकर के, तो ये संभावना जताई जा रही है कि 1 से 2 प्रश्नों पर फैसला आ सकता है। तो कुछ अभ्यर्थी और भी ऐड हो सकते हैं, तो सेव गुणांक को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी जो नया सॉफ्टवेयर शिक्षा निदेशालय का है गृह जनपद को लेकर के, तो प्रक्रिया आपकी यही अपनाई जानी है इस बार कि सभी को गृह जनपद मिले, और उसमें वरीयता क्रम कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल मैटर करेगा। मेरिट आपकी सेव गुणांक को देखते हुए गुणांक के आधार पर ही बनेगी स्टेट लेवल पे, लेकिन जब आपको जिला आवंटित किया जाएगा तो उसमें आपके वरीयता क्रम को ध्यान में देखते हुए, ऐसा नहीं कि आपने जो पहले वरीयता क्रम है उसको न देख करके आपकी 20वें पे नंबर पे जो आपने जिला भरा है वो आपको जिला उठा करके दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप गुणांक में, सेव गुणांक में आते हैं, मेरिट में आते हैं वहाँ की, तो आपको वही जनपद देने की कोशिश की जाएगी। ऑनलाइन प्रोसेसिंग के पश्चात जब 3 से 6 जून के बीच में आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है, जब चलेगी प्रक्रिया, उसके पश्चात जब आपके सभी प्रपत्र ये सब जमा हो जाते हैं तो फिर आपको संबंधित उस जनपद के बीआरसी सेंटर पर जाना होता है, जहाँ से फिर आपको विद्यालय का विकल्प भरना होता है। इसमें 3 तरह की प्रोसेस अपनाए जा सकते हैं। पहले में कि जो महिला और पीएच वाले होते हैं उनको बुला लिया जाता है, उनको विद्यालय विकल्प भरने का मौका दिया जाता है। उसके बाद सभी पुरुषों को बुला करके उनको विद्यालय को भरने का मौका दिया जाता है। दूसरी विधि में इन्हें मुख्यालय के आसपास जो महिला है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको वहाँ पर विद्यालय आवंटित कर दिए जाते हैं। बाकी लोगों को रोस्टर प्रक्रिया अपना करके विद्यालय आवंटित कर दिया जाता है। तीसरे प्रोसेस में सभी को रोस्टर प्रक्रिया अपना करके विद्यालय आवंटित कर दिया जाता है। तो यही प्रक्रिया आपकी अपनाई जाती है विद्यालय जब आपके आवंटित होते हैं। और विद्यालय जैसे ही आवंटित हो तो आप लोग तुरंत जो है बिना विलंब किए जा करके ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। अगर आप एक भी दिन का विलंब करते हैं तो आपकी सीनियरिटी प्रभावित होती है, बाद में फिर प्रमोशन वगैरह में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। संशोधन की मांग में लगातार दोस्तों ये जो मांग की जा रही है उनके द्वारा कि जब किसी प्रश्न में या किसी भी प्रश्न के उत्तर में विसंगति होती है तो वहाँ पर संशोधन हो जाता है, तमाम अभ्यर्थियों का भला हो जाता है, कॉमन अंक दे दिए जाते हैं। तो फिर जब हमसे गलती हो गई है, जो जिनसे प्राप्तांक पूर्णांक भरने में गलती हुई है उनकी मांग की जा रही है कि जब हमसे गलती हो चुकी है तो हमें संशोधन का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव का कहना है कि प्रश्न पत्र में गलत सवाल पूछने पर परीक्षा संस्था उसमें बदलाव कर सकती है, तो छोटी मोटी त्रुटियों को बदलने का मौका अभ्यर्थियों को भी दिया जाना चाहिए। ये उनके भविष्य का प्रश्न है। अन्य किसी प्रकार के डाउट्स के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर पूछ लीजिएगा, और इन रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग मिल कर के मांग करिए, और जितना आप लोग मांग करेंगे, जोरदार तरीके से अपनी मांग रखेंगे, उतना ही जल्दी आपको संभावना होगी कि आप सभी को रिक्त पदों को बढ़ा दिया जाए और आप सभी को नियुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को नियुक्त होने के लिए। एक भाई ने कमेंट किया था, पूछ रहे थे कि आप कह रहे हैं कि सभी का चयन हो आप चाहते हैं, तो ये कैसे संभव होगा। तो ये इस तरह से चयन होगा कि जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं, और अगर ये रिक्त पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इस तरह से आप सभी लोगों का चयन हो सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये था। बाकी दोस्तों बाकी जिनसे जो भी एलिजिबल हैं, जैसे अपीयर्ड वाले हैं, बैक पेपर वाले हैं, टेट पास नहीं थे, या फिर किसी भी अन्य रीजन से जो रिजेक्ट होंगे,
तो उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो अर्हता रखते हैं, तो आप सभी लोग बिल्कुल, आप सभी का चयन हो, मेरी यही इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। तो कोई भी आप लोगों की क्वेरी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।